हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता था। जुड़ना ना भूलिएगा, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। आज हम उपस्थित हुए हैं मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। आज हम 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए, आज के दिन के 50 प्रश्नों का ये सेट को स्टार्ट करते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर को देखते हैं। ये विगत प्रश्न पत्रों पर आधारित है, यानी कि पिछले कुछ वर्षों पर लिए गए प्रश्नों से लिया गया है। मॉडल टेस्ट पेपर फॉर आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2023। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है डैश। ऑप्शन दे रखा है मक्का, चावल, गेहूं और इनमें से कोई नहीं। दोबारा पढ़ता हूँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उनको तो पक्का पता। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है, चावल। चावल जो है उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है, यानी कि यहाँ पे धान सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, उससे चावल निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा जो चावल उगता है वो शाहजहांपुर में होता है। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा देख। दूसरा प्रश्न ये रहा, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है। ऑप्शन देखिए, ये भारत, बी मंगोलिया, सी मिस्र और डी अफगानिस्तान। थार मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारत। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए, भारत। थार मरुस्थल भारत में है। चलिए, तीसरा प्रश्न देखिए। रजिया सुल्तान को किस वर्ष में सिंहासनच्युत किया गया था। ऑप्शन ए 1243, सी बी 1249, सी 1246 और डी 1240। सही आंसर है 1240। 1236 में शासक बनी थी, लेकिन सिंहासन 1240 में किया गया था। तो 1236 से वो 40 तक शासक रही थी। चलिए, चौथा प्रश्न देखिए। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। ऑप्शन ए चक्रवात, बी भूस्खलन, सी भूकंप और डी बाढ़। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, चक्रवात। बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। विराट कोहली डैश से जुड़े हैं, यानी कि कौन से खेल से जुड़े हैं। तो मुझे लगता है सभी को पता होगा विराट कोहली किस खेल से जुड़े हैं। ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए टेबल टेनिस, बी क्रिकेट, सी हॉकी और डी बेसबॉल। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलते हैं, भारत के कप्तान भी रह चुके हैं, टेस्ट में, वनडे में, T20 में। फिलहाल वो भारत के कप्तान नहीं हैं। और अभी जो IPL चल रहा है उसमें रॉयल चैलेंज बेंगलोर RCB की तरफ से मुख्य ओपनर के रूप में खेल रहे हैं। चलिए, छठा प्रश्न देखेंगे। भारत को वर्ष डैश में स्वतंत्रता मिली थी। ये प्रश्न सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूलों में हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ऑप्शन पढ़ देता हूँ। 1947, बी 46, सी 1945, डी 1950। तो सही आंसर है ऑप्शन है 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। सही आंसर है ऑप्शन ए 1947। चलिए, सातवां प्रश्न देखिए। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, ए 15, बी 20, सी 10 और डी 12। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो सही आंसर है 12, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 250 में से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, बाकी 238 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के द्वारा किया जाता है। तो मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, उसमें से 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए, आठवां प्रश्न देखेंगे। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था।
बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर कलर्स चैनल देखा होगा तो अशोका एक सीरियल आया था, उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोबारा पढ़ता हूँ। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, बी कलिंग का युद्ध, सी कालीकट का युद्ध और डी पानीपत का युद्ध। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी कलिंग का युद्ध, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए 9वें प्रश्न को देखेंगे। हिल स्टेशन नैनीताल किस राज्य में स्थित है? हिल स्टेशन नैनीताल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी पंजाब। मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। फिलहाल मैं आंसर बताता हूँ। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, उत्तराखंड। हिल स्टेशन नैनीताल घूमने की बहुत अच्छी जगह है। हिल स्टेशन इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, देखने की और घूमने की बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्लासी का प्रसिद्ध लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? ऑप्शन ए सतलज नदी, बी भागीरथी या हुगली नदी, सी गंगा नदी और डी यमुना नदी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी भागीरथी, बिल्कुल करेक्ट है। भागीरथी नदी को हुगली नदी भी कहा जाता है। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुगली नदी के तट पर हुआ था। 10वां प्रश्न के बाद चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डैश को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए मोतीलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी महात्मा गांधी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार पटेल। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता, आयरन मैन कहते हैं इनको, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 12वां प्रश्न देखिए। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। दोबारा पढ़ता हूँ। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो सही आंसर है आपका 6 वर्ष। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? ऑप्शन ए 50 सदस्य, बी 100 सदस्य और डी 40 सदस्य, डी लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों में से 15%। सही आंसर है ऑप्शन ए 50 सदस्य, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर ये परफेक्ट है। 14वां प्रश्न देखिए। साइकिल का आविष्कार किसने किया? साइकिल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखिए। ए डनलप, बी मैकमिलन, सी फ्रैंकलिन और डी जेम्स रिटी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है, मैकमिलन। मैकमिलन जी को पैडल साइकिल का आविष्कारक माना जाता है और इनका पूरा नाम किर्क पैट्रिक मैकमिलन। क्या? किर्क पैट्रिक मैकमिलन, ठीक है। इसको शॉर्ट में मैकमिलन कहते हैं। तो इन्होंने साइकिल का आविष्कार किया था। एक्चुअली में पैडल साइकिल का आविष्कारक इनको माना जाता है। चलिए 15वां प्रश्न देखिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ता हूँ। वाशिंगटन, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क और डी पेरिस। तो सही आंसर है ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, बिल्कुल करेक्ट है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चलिए 16वां प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए। ए 121, नहीं ये तो लुप्त है, ये हमारा श्रृंखला है। लुप्त पद कौन सा है? ये ऑप्शन में है 108, 104, 99 और 102। तो सबसे पहले लॉजिक टेस्ट करना है कि कहाँ से क्या लग रहा है। देखिए 121 - 9 करेंगे तो कितना आएगा? 112 आया, ठीक है। अब 112 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 104। यही आपका ऑप्शन है 104, क्योंकि अब 104 में से आप घटा के देख लीजिए 7, तो कितना बनेगा? 97। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 104। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 104। चलिए 17वां दिए।
दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम का अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन दे रखा है ई वी, वी ई, वी एफ और ई यू। तो इसमें पद क्या देख के रखा है, जेड और ए। तो जेड का उल्टा क्या होता है, ए। वाई का उल्टा होता है बी। एक्स का उल्टा होता है सी। डब्ल्यू का उल्टा होता है डी। तो सीरीज में है जेड वाई एक्स डब्ल्यू। अब डब्ल्यू से पहले क्या आता है, भी, और भी का उल्टा क्या होता है, ई। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, भी ई बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम 18वां प्रश्न देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में प्रेज को $$27 और रेस्पायर को $%7 के रूप में लिखा जाता है, तो रिपेयर को कूट भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। REPAIR रिपेयर, देखिए आर कहाँ है, इसमें है @ तो इसमें @ ले लीजिए। ई का कहाँ पे, इसमें ई देखिए क्या है, डॉलर है, तो डॉलर ले लीजिए। रेस्पायर से ही मैं ले लेता हूँ, प्रेस से अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, रेस्पायर से ही। आर का @ हो गया, ई का डॉलर हो गया। पी का क्या होगा, पी का होगा हैश। देखिए पी का होगा हैश। ए का क्या होगा, ए का होगा डॉलर, ए का होगा डॉलर। अब क्या बोल रहा है, आई, आई का क्या होगा, टू। फिर आर है तो @ क्या ये ऑप्शन में है। देखिए दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनके पहले और @ और लास्ट में @ देखिए @ हैश डॉलर टू @ ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल वही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित 3 विकल्प में एक निश्चित रूप से एक समान है और एक विषम है, बेजोड़ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए त्वचा, बी आँख, सी दिल और डी कान। देखिए ये सब बाहरी अंग होते हैं, दिल हमारा जो है अंदर आंतरिक होता है, आँख हम देख सकते हैं उससे, कान से हम सुन सकते हैं, त्वचा से हम महसूस कर सकते हैं, ये सब बाहरी के अंग है। लेकिन दिल क्या है, दिल आंतरिक है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 20वां देखिए। एक पंक्ति में सुमित बाएं से 12वें और दाएं से 13वें स्थान पर है, पंक्ति में कितने छात्र हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितना ये है इतना और इतना जोड़ के सुमित को घटा दीजिए, यानी एक को घटा दीजिए, तो 12 और प्लस 13 कितना हो गया, 25, और -1 घटा दीजिए तो 24। सही आंसर निकल के आ जाएगा 24। दूसरा तरीका ये है, हमें चेक करना हो तो मान लीजिए ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, बीच में बैठा है कौन, सुमित। तो क्या रहा, सुमित बाएं से 12वें, यानी कि इसके बाएं कितने लोग हैं, 11, और दाएं से 13वें, तो यानी कि दाएं इसके कितने लोग बैठे हैं, 12, तभी तो ये 13वां इधर से माना जाएगा। तो अब क्या करना है, अब इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ के इसको भी जोड़ दीजिए, तो 12, 1 13 और 10 23 और +1 सुमित को जोड़ दीजिए तो 24। दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 21वां प्रश्न देखिए। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए हड्डियों में, बी जल में, सी बाल में और डी रक्त में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, रक्त में बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है, ऑप्शन डी रक्त। चलिए बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। गोबर गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से मौजूद होती है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन और डी हाइड्रोसल्फाइड। सही आंसर है ऑप्शन सी मीथेन बिल्कुल करेक्ट है। मीथेन जो है बायोगैस भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि 23वें प्रश्न की तरफ। संक्षिप्त शब्द इसरो का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, बी
भारतीय समुद्र अनुसंधान संस्थान संगठन, सी भारतीय मानक सड़क संगठन और डी भारत और श्रीलंका सड़क संगठन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिख रहा हूँ VIQ। सही आंसर है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इंडियन स्पेस, इसरो का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और ये 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, बेंगलोर में इसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। चलिए बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधित तना है? ऑप्शन ए गाजर, बी सेब, सी आलू और डी नारियल। तो सही आंसर है सी आलू, बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा एक संशोधित तना है? तो सही आंसर है आलू, ऑप्शन सी। 25वां प्रश्न देखिए। पीलिया से पीड़ित रोगी की आंखें डैश रंग में बदल जाती हैं। ऑप्शन देखिए लाल, नीला, नारंगी, पीला। तो सही आंसर है ऑप्शन डी पीला, बिल्कुल करेक्ट है पीला। पीलिया से पीड़ित रोगी की आंखें पीली हो जाती हैं। चलिए 26वां प्रश्न देखेंगे। डैश ऊर्जा का त्वरित स्रोत है। ऑप्शन ए एमिनो एसिड, बी ग्लूकोज, सी वसा और डी प्रोटीन। तो सही आंसर है आपका ग्लूकोज, ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। ऊर्जा का त्वरित रूप ग्लूकोज है, यानी कि तुरंत ऊर्जा का स्रोत है, ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज। चलिए 27वां देखिए। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में डैश के रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, बी ग्लिसरॉल, सी ग्लूकोज और डी ग्लिसरील। तो सही आंसर है आपका ग्लाइकोजन, ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। 28वें नंबर का प्रश्न देखिए। सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए ए प्रोपेन, बी ब्यूटेन, सी मीथेन और डी रेडान। तो सही आंसर है ऑप्शन बी ब्यूटेन, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में जिस गैस का प्रयोग होता है वो है ब्यूटेन। चलिए 29वां प्रश्न देखिए। ओजोन का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए O3, बी O, सी O2 और डी O4। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए O3, बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन का सूत्र O3 हो, ओ होता है, ओ क्या होता है? परमाणु ऑक्सीजन, परमाणु ऑक्सीजन। O2 क्या होता है? O2 होता है ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु, ठीक है। और O4 क्या होता है? O4 होता है ऑक्सोजोन, ऑक्सोजोन। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए O3, ओजोन का सूत्र ऑप्शन ए O3, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बुआई, बी कटाई, सी निराई और डी भूसी निकालना। सही आंसर है निराई। जब हम कोई सब्जियां लगाते हैं या कोई भी पौधा लगाते हैं, उसके आसपास के जो घास फूस होते हैं उसको निकाल देते हैं, साफ़ करते हैं मिट्टी की कुड़ाई करके, उसको हम उस अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। अवांछनीय का मतलब जो अपने आप से उग जाते हैं, जिनको हमने नहीं लगाया होता है, वो अवांछनीय होते हैं। चलिए 31वां देखिए। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ए विद्युतीय, बी रासायनिक, सी विभव और डी ऊष्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए विद्युतीय, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। कार्य करने की दर को कहा जाता है। ऑप्शन ए संवेग, बी कार्य, सी ऊर्जा और डी शक्ति। सही आंसर है शक्ति, ऑप्शन डी, बिल्कुल
करेक्ट है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। चलिए 35वां प्रश्न देखिए। किलोवाट डैश को मापने के लिए एक इकाई है। ऑप्शन ए धारा, बी कार्य, सी गति और डी विद्युत ऊर्जा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट है। किलोवाट विद्युत ऊर्जा को मापने की एक इकाई है, यानी कि किलोवाट विद्युत ऊर्जा का मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। चलिए 34वां प्रश्न देखिए। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन देखिए, ए 10, बी 11, सी 8 और डी 12। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 8, बिल्कुल करेक्ट है। मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। चलिए 9वां देखिए, 35वां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? ऑप्शन ए इबोनाइट, बी लोहा, सी चांदी और डी तांबा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए इबोनाइट, बिल्कुल करेक्ट है। ऊष्मा का कुचालक है इबोनाइट। 36वां प्रश्न देखिए। सबसे बड़ा 4 अंकों वाला पूर्ण वर्ग कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए 9990 यानी कि 9990, बी 9999, सी 9800, डी 9801। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 9801। देखिए ये नहीं पूछ रहा है सबसे बड़ा 4 अंकों का, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है 4 अंकों का पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो पूर्ण वर्ग कौन सा है? ये है 9801। 9801 किसका वर्ग है? तो 99 का। अगर 99 गुणे 99 करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 9801, इसलिए पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 37वां प्रश्न देखिए। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 18 और 3780 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 540 तो दूसरी क्या है? बताइए। ऑप्शन देखिए, ए 112, बी 126, सी 118 और डी 142। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए 18 गुणे 37 80, यानी लसा गुणे मसा इक्वल टू संख्या गुणे संख्या। तो संख्या कितना है? 540 और दूसरी संख्या में मालूम नहीं तो यक्स मान लिया उसको। क्या मान लेते हैं? यक्स। अब देखिए ये 0 से यहाँ 0 कट जाएगा। 18 तियाँ 54, ठीक है। 18 तियाँ 54 यानी कि 3x बराबर 378। हमने इसको यक्स माना था तो 3x हो जाएगा, और 3x बराबर कितना बचा? 378। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 378 और भागा कितना? 3। 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6 और 3 छक्के 18। तो 126 सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। 126। दूसरी संख्या क्या है? 126। चलिए 38वां प्रश्न देखिए। 0.000841 का वर्गमूल क्या करिए, यानी 0.000841 का वर्गमूल क्या है? ऑप्शन ए 0.29 यानी कि 0.29, बी 0.0029 यानी कि 0.0029, सी 0.00029 यानी कि 0.00029 और ऑप्शन डी 0.029 यानी कि 0.029। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 0.029। चलिए हम बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। हल कीजिए 2100 भागा 50। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। 2100 भागा 50। देखिए एक 0 से एक 0 आप काट सकते हैं, तो बच जाएगा कितना? 210 भागा 5। कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, बच गया कितना? 1
5 दूनी 10 कट गया, तो सही आंसर हो गया 42, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी 42 बिल्कुल करेक्ट है। 40वां प्रश्न देखिए। उस वृत्ताकार बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 सेमी और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए, वृत्ताकार बेलन का आयतन जो होता है, आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। वृत्ताकार बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होगा? 22/7। आर कितना है? त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर को 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है। और एच कितनी है? ऊंचाई 15। ठीक है, ऊंचाई 15, तो 7 से 7 कट जाएगा। अब क्या बचा? अब बचा 22 गुणे 7 गुणे 15। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 2310 सेमी क्यूब। सही आंसर है ऑप्शन ए 2310 सेमी क्यूब, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 41वां देखिए। एक व्यापारी ने 17 बोरी चावल को 1020 रुपये में बेचकर 51 रुपये का हानि उठाया। प्रति बोरी क्रय मूल्य क्या था? बहुत ही आसान है। अगर 51 रुपये का हानि उठाया तो वो 1020 में उस 51 रुपये को जोड़ दीजिए, यानी कि 1020 और प्लस 51 कितना हो जाएगा? 1071। 1071 ये 17 बोरी का दाम हो गया। अब प्रति बोरी का क्रय मूल्य निकालना होता है 1071 और भागा 17। कितना? 1071 भागा 17, तो निकल के आ जाएगा 63, बिल्कुल करेक्ट है 63 रुपये, ऑप्शन सी। चलिए 42वां प्रश्न देखिए। 1 मीटर तार से बने 1 मीटर तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि 1 मीटर, वृत्त की परिधि होती है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे आर इक्वल टू 100। तो आर इक्वल टू 700 भागा 44 सेमी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 175 भागा 11। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर 2। तो हो जाएगा पाई 175 भागा 11 गुणे 175 गुणे 11, क्योंकि पाई आर स्क्वायर था, पाई आर 2 या स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुणे 175 भागा 11 गुणे 175 भागा 11। ठीक है, इसको रफ करता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 795.45 सेमी स्क्वायर। सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। यक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि 3x + 2 = 23 है। देखिए 3x + 2 = 23, तो 3x क्या बराबर क्या होगा? 3x बराबर 23 और ये इधर चला जाएगा -2, तो हो जाएगा 3x बराबर 21। 23 में से 2 गया तो x बराबर 7 3 के 21, 7 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 44वें प्रश्न को देखिए, यानी कि 44। यदि 5% की वार्षिक दर से पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 180 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यदि 5% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 180 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन ए 1200 रुपये, बी 1000 रुपये, सी 1300 रुपये और डी 1100 रुपये। देखिए सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष का साधारण ब्याज देखेंगे तो 3 वर्ष का अगर देखेंगे तो 5 गुणे 3 कर लीजिए, यानी कि 15%। तो 15% की वैल्यू हमारे पास मालूम है कितना, 180। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। 1% इक्वल टू 12, 100% इक्वल टू 1200। सही आंसर है ऑप्शन ए 1200 रुपये, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 45वां प्रश्न देखिए। 106 गुणे 106 प्लस 94 गुणे 94। इसका सिंपल सा तरीका ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए। तो 106 गुणे 106 करेंगे तो निकल के आएगा 11,236। 94 गुणे 94 करेंगे तो निकल के आएगा 8,836। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20,072। सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 46वां प्रश्न देखेंगे। 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित कीजिए। जैसा कि हम लोग को पता है, किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 18 भागा 5 से गुणा कर देते हैं। वैसे मीटर प्रति सेकंड तो 5/18 और किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5। ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 10 गुणे 18 भागा 5, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 47वां देखिए, 47। 3, 4, 5 का लौसा ज्ञात कीजिए। ये गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 3 खुद से ही कटेगा, ठीक है। 2, 4 किससे कटेगा, 4 कटेगा 2 गुणे 2। अब 5 खुद से ही हो जाएगा, 5 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पच्चे 60। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 60, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। 48वां प्रश्न देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ऑप्शन देखिए, ए क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 प्लस आधार प्लस ऊंचाई। ऑप्शन बी क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऑप्शन सी क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणे आधार भागा ऊंचाई। ऑप्शन डी क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 यानी कि 1/2 इंटू आधार माइनस ऊंचाई। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। चलिए 49वां प्रश्न देखिए। 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 10 किलोग्राम है। एक तो आप इसको निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, दूसरा आप कर सकते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से। जैसे कि 40 का अगर हम आधा करेंगे तो वो होगा 20, और 20 कितना हो गया, यानी कि 40 का आधा 50% हो गया, और 20 का आधा करेंगे तो 10, यानी कि 50 का आधा यानी कि 25%। तो सही आंसर है 25%, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 50वें प्रश्न की तरफ चलता हूँ। आज के दिन के आखिरी प्रश्न। 2100 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए, 168 रुपये, बी 172 रुपये, सी 176 रुपये और डी 150 रुपये। देखिए कह रहा है 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर का साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष यानी कि कितना वर्ष, 1 वर्ष का अंतर है। करना क्या है, बहुत ही आसान है। 1 वर्ष का 2100 रुपये का ब्याज निकाल दीजिए। 2100 का एक वर्ष का ब्याज 2100 गुणे 8 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए। 21 गुणे 8
यानी कि 168 सही आंसर है। ऑप्शन ए 168 रुपये बिल्कुल करेक्ट है आपका 1 वर्ष का ब्याज। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।